अब हमारे पास आ जाता है बच्चे सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7। अच्छा, सेक्शन नंबर 7 के अंदर क्या है? स्क्रीन पर देखो बेटा एक बार। रिवाइवल ऑफ द रिपील्ड एनैक्टमेंट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले स्क्रीन पर देखते हैं। हाँ, एक बार हाँ नोट करते हैं अच्छे से। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवाइवल की। रिवाइवल मतलब जो खत्म हो चुका है उसको दोबारा से जीवित करना, है ना। रिवाइवल किसका करना है? रिपील्ड एनैक्टमेंट्स का। रिवाइवल किसका करना है हमें? रिपील्ड एनैक्टमेंट्स। अच्छा, एक बात बताओ, अब एक चीज जो मर चुकी है क्या वो रिवाइव हो सकती है? हाँ या ना? हाँ? यहां पर भी सिर्फ एक्सेप्शनल केस पे होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, देखो यहां पर पूरा सेंटेंस पढ़ूंगी, प्लीज यहां पर देखना। इन एनी सेंट्रल एक्ट रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। दिस एक्ट, ये कौन से एक्ट की बात कर रहा है? GCA 1897। कहता है इस एक्ट के बनने के बाद जितने भी एक्ट बने हैं, इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग ईदर होली और पार्शली। हम यहां से लर्न करेंगे ना, इट शैल बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ रिवाइविंग ईदर होली और पार्टली एनी एनेक्टमेंट होली और पार्टली रिपील्ड हैज टू बी एक्सप्रेसली मेंशन्ड। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि एक एक्ट जब मर गया, अगर आप उसको रिवाइव करना चाहते हो, एक मरे हुए एक्ट को अगर रिवाइव करना चाहते हो, तो ये एक्सप्रेसली स्टेटेड होगा इन दैट पर्टिकुलर एक्ट। एक्सप्रेसली स्टेटेड मतलब लिखा होगा उस एक्ट के अंदर कि आप इसको रिवाइव कर सकते हो होली या पार्टली। डन, लिखो। इट कैन बी रिवाइव्ड ओनली if expressly mentioned. It can be revived only if expressly mentioned. अब मन में बात आएगा कि मैडम ये तो आप कह रही हो, लिखा हुआ दिखाओ हमें। हमने कहा देखो फिर ये लिखा हुआ, इन अदर वर्ड्स टू रिवाइव अ रिपील्ड स्टैट्यूट इट इज नेसेसरी टू स्टेट द इंटेंशन टू डू सो। ठीक है, तो आपको एक्सप्रेसली मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप इसको लागू कर सकते हो। चलो जी, नेक्स्ट क्या आ गया? सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 जो है, इसके ऊपर हम स्टार पॉइंट मार्क कर लेंगे और इसको पहले एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे, समझेंगे। पहले एग्जाम्पल फिर रीड करेंगे। डन। इनकम टैक्स एक्ट है ना, लॉ है इनकम टैक्स के। अब जब भी इनकम टैक्स हम पढ़ते हैं तो यहां पर बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं, है ना। क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा हम? बुक प्रॉफिट्स। अच्छा, बुक प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट, अरे तो जो इनकम टैक्स एक्ट था, जब हम उसको पढ़ते थे तो हम किसको रेफर करते थे? कंपनीज एक्ट 1956। और उसके अंदर दे रखा था कि कैसे कैलकुलेट करना है बुक प्रॉफिट। बट प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम है? ये रिपील हो गया और इसके बाद क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या इनकम टैक्स के अंदर जो ये वर्ड पढ़ रहे हैं हम, इसको इसके रेफरेंस में पढ़ेंगे? द आंसर इज यस। ठीक है, तो जब एक एक्ट को पढ़ने के लिए हम दूसरे एक्ट को रेफर करते हैं और दूसरा एक्ट जो है वो रिपील होकर एक नया एक्ट लागू किया जा रहा है, तो कौन सा एक्ट फॉलो किया जाएगा? नए वाला। करेक्ट। कह रहा है ये तो एक एग्जाम्पल है, थोड़ा कोई और एग्जाम्पल दो। मैंने कहा ये आपने पढ़ा हुआ है, जब आप LLP पढ़ते थे तो उसमें परिभाषा पढ़ते हो कंपनी की, कि कंपनी क्या होती है। तो पहले हम कौन सी परिभाषा पढ़ रहे थे? कंपनीज एक्ट। लेकिन बाद में फिर हमने कंपनी की परिभाषा कौन सी पढ़नी शुरू कर दी? जो 2013 में गिवन है। डन। तो जब पुराना एक्ट मर जाता है, नया एक्ट आ जाता है, तो नए एक्ट को पढ़ा जाता है इन ऑर्डर टू स्टडी एनी अदर एक्ट। कह रहा प्रोविजन समझ में आया? अब जरा पढ़ लेते हैं इसको। स्क्रीन पर देखेंगे, ये लाइन तो बिल्कुल सेम है। वेयर दिस एक्ट और सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, ये लाइन याद हो जाएगी ना हमें?
तो कोशिश करना कि अगर पेपर में सेक्शन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लाइन लिख लेना ये वाली। पर यहां पर आप क्या दिस एक्ट लिख कर आओगे? नहीं, आप क्या लिख के आओगे? जनरल क्लॉजेज एक्ट। डन। तो कहता है जहां पर कोई एक्ट, सेंट्रल एक्ट, रेगुलेशन विच इज मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रिपील्स और एंड रीएनैक्ट्स विद और विदाउट मॉडिफिकेशन। अब यहां से हम मार्क कर लेंगे, ठीक। एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर एनेक्टमेंट, वर्ड देखो क्या बोला है, एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर एनेक्टमेंट, देन रेफरेंस इन एनी अदर एनेक्टमेंट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील्ड unless different intention appears be construed as per the references to the provision so re-enacted। दोबारा पढ़े एक बार, हाँ, भाषा को दोबारा देखे एक बार। सुनो बच्चे, दोबारा देखो इसको, स्क्रीन पर देखोगे, कहता है एनी प्रोविजन, किसका? फॉर्मर एक्ट का, पुराने एक्ट का। देन रेफरेंसेस इन अनदर एक्ट, जब पुराने एक्ट को आप यूज कर रहे थे, उसका रेफरेंस ले रहे थे किसी स्टडी को, किसी एक्ट को पढ़ने के लिए। डन। एंड और टू दी प्रोविजन सो रिपील्ड, और अगर ये वाला एक्ट क्या हो गया है? रिपील। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस मतलब अगर आपने कहा है कि ये 1956 वाली परिभाषा ही होगी तो और बात है, जब तक ये नहीं लिखा तब तक हम क्या मानेंगे? बी कॉन्स्ट्रूड। ये जो प्रोविजन है वो कैसे पढ़ा जाएगा? विद रेफरेंस टू द प्रोविजन सो री एनेक्टेड, जो नया बना है उसका हम पालन करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो डायग्राम से बनाते हैं ना हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये ना आपको दोबारा से याद दिलाते हैं कि क्लास में हमने ये डिस्कस किया था, ठीक है। लिख लिया, बनाया आपने ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर GCA इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट and understanding the language also। चले आगे। अब एक बार ये जरा एग्जाम्पल रीड करते हैं, सेम है ना। कहता है सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 115 JB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बुक प्रॉफिट्स। ये किसको रेफर करता था? 1956 are required to be referred. With the advent of Companies Act 2013, corresponding changes has not been made in the Income Tax Act. On referring to the section number 8 of the General Clauses Act, book profits to be calculated under section 115 JB of the Companies Act as per the Companies Act 2013. Easy? कह रहा है ये गौरी शंकर भाई साहब, इनका केस है, जरा ये भी पढ़ ले हम। केस क्या था? गौरी शंकर गौर, स्टेट ऑफ यूपी। ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फोकस किताब में। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगी, ध्यान से देखो क्या लिखा है। इट वॉज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन। इफ अ लेटर एक्ट merely makes a reference to the former act or the existing law, it is only by reference and all the amendments repeals new law subsequently will have effect unless the operation is saved by the provision। कहता जी नया एक्ट हमेशा आ जाएगा पिक्चर में जब तक एक्सप्रेसली मेंशन ना किया जाए कि हमें पुराना वाला ही फॉलो करना है। डू यू गेट माय पॉइंट? सुनो यहाँ पे दोबारा से, कहता है जब तक, हम ऐसे लिख लेते हैं, न्यू एक्ट, ओल्ड एक्ट, ठीक है, और ये है हमारा थर्ड एक्ट। कहता है थर्ड एक्ट को पढ़ने के लिए हम किसको फॉलो कर रहे थे? ओल्ड एक्ट को। अब ओल्ड चला गया तो किसको फॉलो करेंगे? नए वाले को। एक वर्ड इसने क्या लिख दिया है? अनलेस इट्स ऑपरेशन इज सेव्ड। अनलेस और अनटिल ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड हो कि हमेशा ओल्ड वाला ही फॉलो करेंगे, तब तक किसको फॉलो कर लेंगे हम? नए वाले को। इजी। अच्छा, अब हमारे पास आने वाले 3-4 सेक्शंस बहुत ही सिंपल हैं। अब हमें अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अब सेविंग मोड में जा सकते हैं हम। आ जाओ जी। सबसे पहले पंचम,
सेक्शन नंबर कौन सा है बेटा? पंचम सेक्शन नंबर 5 क्या था? कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द लॉ। ठीक है, सेक्शन नंबर, अच्छा फिर उसके बाद हमने एक नोट किया था, क्या था? प्रिजम्पशन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिविटी। फिर इसके बाद आया सेक्शन नंबर 6, बोलते जाओ फटाफट। इफेक्ट ऑफ रिपील। इफेक्ट ऑफ रिपील में कितने पॉइंट्स आए थे हमारे पास? कौन कौन सी चीजें इफेक्ट नहीं होंगी? जो ऑपरेशन में नहीं आई थी वो आएंगी भी नहीं, पेनल्टीज लगी रहेंगी, राइट्स चलते रहेंगे, इंक्वायरीज चलती रहेंगी, और जो चीजें पहले ऑलरेडी एनफोर्स हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, वो स्टार्ट रहेंगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा कि मानो जैसे ये कभी रिपील हुआ ही नहीं। फिर आया सेक्शन 6A, टेक्सचुअल अमेंडमेंट्स, वेरी गुड। फिर आया 7, ये तो अभी क्या है, रिवाइवल ऑफ द रिपील। रिवाइव हो सकता है क्या? मुर्दा जीवित हो सकता है क्या? कहता नहीं होगा मुर्दा जीवित जब तक हमने एक्सप्रेसली मेंशन ना किया हो। ठीक है, फिर आया 8, सर एक एक्ट को पढ़ने के लिए किसी दूसरे एक्ट को रेफर कर रहे थे, वो एक्ट मर गया तो उससे नया वाला एक्ट जो है उसको रेफर करेंगे जब तक कुछ और मेंशन्ड ना हो। ठीक है, अब क्या आ गया पंचम? सेक्शन नंबर 9, हेडिंग पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है? कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। अच्छा सुनो, ये वाला पॉइंट मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, बस एक बार सुन लेना। मैंने कहा कि शुभम, आपके ऊपर 10,000 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। ठीक है, आपको ये फाइन जमा करवा देना है 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब 7वें दिन जो है कोर्ट बंद थी, अब आप कब फाइन जमा कराएंगे? अगले दिन, जिस दिन कोर्ट, तो आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि जो लास्ट डे थी उस दिन क्या थी? छुट्टी। सो यू विल बी गिवन 1 एक्स्ट्रा डे। इजी। लैंग्वेज देखेंगे, प्लीज स्क्रीन पर देखना। कहता है इन एनी लेजिस्लेशन इट शैल बी सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग, अच्छा सॉरी, माय बैड, हमने गलती से सेक्शन नंबर 10 बोल दिया, इसमें लिखेंगे +1। कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन, आई एम सो सॉरी। कमेंसमेंट ऑफ एंड टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सुनो, सॉरी यार, ये देखो, कहता है अगर मैं आज बोल दूं आपको कि 7 दिन में आपको फाइन जमा कराना है, तो 7 दिन मुझे कैलकुलेट करके बताओ आज क्या टाइम? 17 है, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है? एक्सक्लूड फर्स्ट डे एंड इंक्लूड करेंगे लास्ट डे। और ये रूल हमारा बहुत कॉमनली यूज होता है। तो अगर आप काउंट करेंगे 7 दिन, तो कहां से होगा? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। 24 पूरा काउंट हो जाएगा, लेकिन 17 को हमने छोड़ दिया। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। एक बार एग्जाम्पल देख लो, फिर आगे चलेंगे। देख लो जरा, पढ़ लो। डिविडेंड पे करने की बात कर रहा है। अच्छा, अगर कंपनी के पास, सुनो, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं है, कंपनी इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, तो क्या डिविडेंड दे सकती है? ठीक है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। करेक्ट। सेकंड, मैं टेस्ट लेती रहूंगी और मैं आप लोग को ऐसा करूंगी, आज से ना एक एक चैप्टर दूंगी एक्स्ट्रा, वो आप घर से रिवाइज करके आना। आई आस्क यू क्वेश्चंस। सेकंड पॉइंट, इसके टोटल 4 पॉइंट्स हैं। हाँ, अब देखो, आज है ऐसे बात है कि इनकम तो है नहीं, तो पैसा कहाँ से निकालेंगे? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में से, प्रॉफिट्स में से कितना पैसा निकाल सकते हैं? 25%, 15%, सॉरी 10%। कितना निकाल सकते हैं आप? 10%। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जितना पैसा निकालना है उसमें से सबसे पहले क्या करोगे आप? सेट ऑफ लॉसेस।
ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि सारा गुल्लक में से पैसा निकाल थोड़ी लोगे, कुछ बचना भी तो चाहिए। कितना बचना चाहिए? 15% ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल। तो कितने पॉइंट्स हमारे पास? 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 एवरेज, नंबर 2 कि कितना निकाल सकते हैं? 10%। फिर उसको जो निकाला है कहाँ जाएगा? सेट ऑफ लॉसेस। एंड फिर वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, पर वहां पे जब बुक में पढ़ोगे तो सेट ऑफ लॉसेस मिलेगा। बट हाँ, अगर प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ गया तो आपको डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, फिर और अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो पहले उनको देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो बचा वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड आपको याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। अब कंप्यूटेशन ऑफ टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि +1 डे मिल जाएगा। अब देखो यहां पर वेयर बाय एनी लेजिस्लेशन और रेगुलेशन एनी एक्ट प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड और अलाउड टू बी डन और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस ऑन सर्टेन डे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। यहां तक तो बेकार की बात है। अब सुनो, यहां से मार्क कर लेंगे। If the court or office is closed on that day or the last day of the prescribed period, the act or the proceeding shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which the court or office is open. Easy? और साइड पे दोबारा लिख भी लो, +1 तो लिखा ही है ना, लिखो नेक्स्ट डे ऑन विच द कोर्ट इज ओपन। Next day on which the court is open. चले आगे, सुनो। अब नेक्स्ट पॉइंट कहता है केस लॉ आ गया। अब केस लॉ में क्या लिखा है कि इट वॉज हेल्ड दैट बाय मद्रास हाई कोर्ट दैट सिंस द लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड वॉज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी हॉलीडे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल laid down in this section, the last day as prescribed for obtaining the tender schedules was extended by next working day। ठीक है, लिखो extended by next working day। लैंग्वेज यही पेपर में चाहिए हमें, एक्सटेंडेड बाय नेक्स्ट वर्किंग डे। ठीक है, नेक्स्ट अब आ गया मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। कहता है कि कभी भी अगर किसी सेंट्रल एक्ट में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो वो डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके अंदर आपको सिर्फ एक फ्रेज याद रखना है, ये मुझे बताना देखो कैसे होता है। Unless different intention appears, be measured in a straight line on horizontal plane। horizontal plane के अंदर ऐसे straight line लगाकर कैलकुलेट किया जाएगा। करेक्ट, उसे गोल 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 नहीं घुमाएंगे, आप क्या करोगे? straight line on the horizontal plane। बस this is the line which we have to learn। दोबारा लिख लो साइड पे ताकि नजर जाए। कोई भी मान लो कि एक्ट में लिखा है कि आपको इतने डिस्टेंस तक ये काम नहीं करना, तो आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? तो कहता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्ट्रेट लाइन। करेक्ट, चले आगे। नेक्स्ट अब क्या आ गया? सेक्शन नंबर 12। अच्छा, आपने देखा 8 तक हमने समझे, उसके बाद बड़ा इजी आ गए। चलो दोबारा बताना जरा, 5वां सेक्शन क्या था? 5th operations of enactment। 6 effect of repeal। 6A textual amendment। 7 reference। रेफरेंस जब कर रहे हो आप किसी एक्ट को पढ़ने के लिए तो कौन से एक्ट को रेफर करोगे? जो रिपील्ड हो गया तो क्या? नया। अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। फिर सेक्शन 8 तो हो गया। 9 कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन। स्टार्ट कब से होगा? कल से होगा सर, ठीक है। और खत्म कब होगा? लास्ट डे इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड फर्स्ट डे एंड इंक्लूड लास्ट डे। नेक्स्ट 10
कंप्यूटेशन ऑफ टाइम मतलब लास्ट डे छुट्टी हो गया तो +1 कर लो सर, क्यों रो रहे हो? फिर क्या आ गया हमारे पास? डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर आ गया सेक्शन नंबर 12। सुनो, मैं ये एग्जाम्पल दे रही है ना, 10 साइकिल बनाती हूँ। क्या बना रहे हैं हम? 10 साइकिल। तो मेरे को जो ड्यूटी पे करनी है सरकार के पास, वो कितने साइकिल की करेंगे? 10 की करेंगे, है ना? तो ड्यूटी विल बी इन अकॉर्डेंस विद द 10 साइकिल्स। अगर मैं 1000 साइकिल बनाऊंगी तो ड्यूटी किसके हिसाब से दूंगी? 1000 के हिसाब से। तो वो यही तो कह रहा है कि जितना काम होगा उसके प्रोपोर्शनेट पे आपके ऊपर टैक्स या ड्यूटी पे करने पड़ेगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पे मैं दुबई गई थी, दुबई से मैं गोल्ड लाई। छोटी बात हम करते नहीं है सर, 10 किलो गोल्ड ले आए। अब ड्यूटी किस पे देंगे? 10 किलो पे। ठीक है, शुभम कहता है जी आपकी क्या बात है, हम भी गए थे, हम 100 किलो गोल्ड लाए। तो हमने कहा फिर आप ड्यूटी ज्यादा देंगे, यानी कि ड्यूटी कैसे पे की जाएगी? प्रोपोर्शनेटली। डन। देखो यहां से अंडरलाइन करेंगे, एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज in the nature thereof is leviable on any given quantity by weight या measure of the value of the goods, merchandise, then a like duty is leviable according to the same rate on any greater or less quantity। वैसे भी ये वर्ड देखते ही हमें समझ में आ गया था, prorata means proportionately, so the duties shall be leviable proportionately। लिखो वहां पे, duty shall be leviable proportionately। ये वाला पोर्शन ये आपको रीड करना है फ्रॉम होम, ठीक है? यू हैव टू रीड दिस। चलो आगे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, जेंडर एंड नंबर। अब याद करते रहना, मुझे 5 से लेके 13 सेक्शन तक हमने कहा था हमारे चैप्टर के अंदर 4 पार्ट्स हैं। अब 4 में से एक खत्म हो रहा है अभी, क्योंकि 5 से 13 तक था एक पार्ट, है ना? और ये मुझे 13 सेक्शन ऐसे, मतलब ये सेक्शन जो है मुझे एज इट इज याद चाहिए 5 से लेकर 13 तक। अब देखो जेंडर एंड नंबर, प्लीज स्क्रीन पर देखो। जब भी लॉ में लिखा जाए, एक्ट में लिखा जाए, ही शैल बी पनिशेबल, तो आरती आप खुश हो? आर यू हैप्पी? खुशी है हम, हमने क्यों कहना, मैंने कहा इसलिए खुश हो क्योंकि सिर्फ ही विल बी पनिश्ड, शी इज हैप्पी, है ना? पर यहां पर जब ही लिखा था तो हमें तो पहले समझ थी नहीं, हमने तो सोचा कि ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल एंड पनिशेबल। हम चाहे जो मर्जी कांड कर दें, हम चाहे ड्रम में डाल दें, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमेशा पनिशमेंट किसको मिलेगी? ही को। ठीक है, चलो आज ऐसे ही। वैसे तो आप लोगों के पास कम टाइम है अभी, मुझे पता करके बताना कितनी महिलाएं हैं जिनको आज़ादी के बाद, हमारे हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद, जिनको फांसी मिली हो। अच्छा क्वेश्चन, कैपिटल पनिशमेंट फांसी? ऐसा तो नहीं है ना कि कांड सिर्फ यही कर रहे हैं कांड तो हर कोई करता है, पर पनिशमेंट तो मिलती है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी हो रही है ना? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पनिशमेंट्स होती हैं हमें। अब जैसे अभी वो काफी टाइम पहले हुई थी, 3 तो मेरे को एकदम पूरे निर्भया वाला, फिर अजमल कसाब एंड अफजल गुरु, एक पार्लियामेंट के अटैक के अंदर इन्वॉल्व बंदा था, अफजल गुरु, एक कसाब, जो मुंबई अटैक्स। चलो, किसी को नहीं मिली? सर्च कर लिया? बिल्कुल सही जवाब। नहीं, हाँ एक लड़की है जिसके ऊपर